हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंग्लिश विथ राहुल सर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 27 नवंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था। आवाज़ आ रही है आप सभी को? 27 नवंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उस स्कॉलरशिप एग्ज़ाम की आज आंसर की जारी कर रहे हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल इंग्लिश विथ राहुल सर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, 27 नवंबर को जो पेपर हुआ था उसमें अपर प्राइमरी लेवल की हमने आंसर की जारी की। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल की कुछ उस क्वेश्चन पेपर की। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन पेपर की। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं इस क्वेश्चन पेपर की। चलिए जी हाँ, 27 नवंबर को ये पेपर हुआ था। उसके कुछ रूल्स की बात करते हैं पहले। जैसे मैंने कहा था, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो कंपलसरी हैं, हमने बात की थी, सारे क्वेश्चन करने हैं। और नेक्स्ट जो हमने बात की थी, ईच क्वेश्चन कंटेन्स 2 मार्क्स। हर प्रश्न 2 नंबर का था, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का। तीसरा, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ नेगेटिव मार्किंग इन असेसमेंट। नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि आप अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं। फिर है ऑल क्वेश्चंस आर ऑब्जेक्टिव। सारे के सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव हैं, OMR शीट पर सॉल्व करने थे। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा था, द आंसर क्वेश्चन fill the blank circle of respective question carefully in the OMR sheet with the black और blue pen। ब्लैक और ब्लू पेन के साथ आपको OMR शीट भरनी थी। डोंट फिल मल्टीपल सर्कल ऑफ अ सिंगल क्वेश्चन। किसी भी एक क्वेश्चन के लिए, प्रश्न के लिए ज़्यादा गोले आपको नहीं भरने थे। राइट योर ओन नेम, रोल नंबर एंड द डिस्क्रिप्शन केयरफुली। आपका नाम, आपका रोल नंबर, ये सारा डिस्क्रिप्शन आपको केयरफुली भरना था। ये था पेपर। इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई और जानकारी, इस पेपर से जुड़ी हुई जानकारी या इस पूरे परीक्षा से जुड़ी हुई कोई भी आपको जानकारी चाहिए दोस्तों, आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके सारी जानकारी ले सकते हैं। ये नंबर आप नोट कर दीजिए, इस नंबर पर सारी जानकारी हम प्रोवाइड कर चुके हैं। फिर भी आपको कोई चीज़ की डाउट रहता है, कुछ भी पूछना है, तो आप इस नंबर से जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को जो हमने उस दिन किया था। चलिए पहले प्रश्न की पहले बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ओके, ही इज MLA। तो पहला सवाल आया है आर्टिकल से जुड़ा हुआ दोस्तों। आर्टिकल से जुड़ा हुआ ये सवाल है, MLA। अब आपको पता है, सभी को जानकारी है, MLA को अगर हम पढ़ते हैं तो M से पढ़ा जाता है, MLA। तो फर्स्ट वर्ड M होता है और इसका फर्स्ट लेटर है A। और मैंने आर्टिकल में आपको बताया था अ से लगाकर, अगर हम आर्टिकल की बात करते हैं, अ से लगाकर आप कहाँ तक, अंक तक। ऐसे ही क से लगाकर ज्ञ तक की बात करते हैं, यानी कि ज तक की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, यहां तक की बात करते हैं। ध्यान से सुनना, अ से अंक तक का अगर कोई साउंड आता है वर्ड के एंड में तो वहां पर हमेशा यूज होता है क्या, एन। और क से लगाकर ज्ञ तक अगर कोई साउंड आता है वहां पर हम क्या यूज करते हैं, ए यूज करते हैं दोस्तों। तो देखते हैं इस यहां पर जो वर्ड है वो क्या है, MLA। और MLA को कैसे बोला जाता है, MLA। तो M का फर्स्ट लेटर है A, जो अ से अंक के बीच में आ रहा है, इसीलिए यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। छोटे बच्चों को सिखाया जाता है वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स की। वाउल्स में बात करते हैं A, E, I, O, U, और कॉन्सोनेंट्स में बात करते हैं A से Z तक। उसको क्लास 5 तक ठीक है, लेकिन जब बात करते हैं कंपटीशन लेवल की या बड़े एग्जाम्स की, वहां पर हमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि किसी वर्ड का हिंदी उच्चारण क्या होना चाहिए, उसका प्रॉपर एक्सेंट क्या होना चाहिए। अगर वो सही है तो हमारा प्रश्न सही हो जाएगा। तो पहला प्रश्न की हम बात करते हैं तो उसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, बी, N। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मनी डू यू हैव। ये सवाल बहुत बार आया हुआ और कई कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज मनी वर्ड क्या है, क्या आप इस मनी को गिन सकते हैं? जी नहीं, मनी को नहीं गिना जा सकता, लेकिन रुपयों को गिना जा सकता है। यहां पर बात हो रही है मनी की, तो मनी को तो काउंट नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए हम बात करते हैं, यहां पर काउंट करते तो मैनी आता, और इसीलिए हम यहां पर मैनी तो आएगा नहीं, क्योंकि बी ऑप्शन सही है, मच, हाउ मच मनी। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे थे
क्योंकि यहाँ क्या आएगा, मैनी आएगा या मच आएगा। तो बात करी है मनी की, तो मनी को नहीं गिना जा सकता दोस्तों, रुपयों को, सिक्कों को गिना जा सकता है, कॉइन्स को गिना जा सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। शी इज आर्टिस्ट। अब बताइए ए आएगा कि एन आएगा कि द आएगा, मच तो बिल्कुल नहीं आ सकता। तो ए एंड द में से क्या आएगा आपके हिसाब से? आर्टिस्ट का फर्स्ट लेटर क्या है, आ, और आ वर्ड आते ही हमने कहा था अगर आ फर्स्ट वर्ड आ रहा, फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है, आ, और आ का साउंड आते ही हम यहाँ क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे दोस्तों। तो एन लगते ही ये वर्ड क्या बन जाएगा, शी इज एन आर्टिस्ट। अगले सवाल की बात करते हैं, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। बताइए ऑनेस्टी मतलब क्या होता है? ऑनेस्टी मतलब क्या होता है दोस्तों? ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी। अब मुझे बताइए क्या है ईमानदारी? ऑनेस्टी इज, ए आएगा, एन आएगा, द आएगा या गुड आएगा? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। द वर्ड लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से बात करें तो ये एक सुपरलेटिव डिग्री तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक क्वालिटी शो कर रहा है, विशेष क्वालिटी शो करते हैं, वहां पर हम द लगाते हैं जब किसी के ऊपर विशेष परफॉर्मेंस शो की जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो चौथे प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा, सी। आई एम फॉन्ड ऑफ, एक फॉन्ड ऑफ वर्ड बहुत ज्यादा पॉपुलर है आज के जमाने में। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन। फॉर एग्जाम्पल, आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, आई एम फॉन्ड ऑफ लर्निंग। यानी कि फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन, और फॉन्ड ऑफ का हिंदी में क्या कहा जाता है, शौकीन, उसको इंग्लिश में फॉन्ड ऑफ। तो यहां पर पूरा वर्ड क्या है, फॉन्ड ऑफ। तो अब यहां पर बात यह है कि आई एम फॉन्ड ऑफ, तो फॉन्ड के साथ क्या लगेगा, ऑफ आना चाहिए। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला कहें क्वेश्चन नंबर 6। ही वेंट टू दिल्ली इन ट्रेन, बाय ट्रेन, फ्रॉम ट्रेन। क्या क्या ऑप्शन है, ऑफ ट्रेन, फ्रॉम ट्रेन, विथ ट्रेन या बाय ट्रेन। अब यहां पर जब किसी व्हीकल का यूज किया जाता है यात्रा करने के लिए, इधर उधर से जाने के लिए, वहां पर हम क्या यूज करते हैं, बाय का प्रयोग, कि ट्रेन के द्वारा वो दिल्ली गया। तो द्वारा को इंग्लिश में कहा जाता है बाय। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, वी ओबेज ट्रैफिक रूल्स। अब यहाँ पर ओबेज नहीं आना चाहिए दोस्तों, ये एस गलत है, यहाँ पर ओबे होना चाहिए क्योंकि वी बहुवचन है, और बहुवचन में वर्ड के साथ एस यस नहीं लगता है। तो इसको आप अगर लिखा है तो इसको गलत कर दीजिएगा, सिर्फ ओबे वर्ड सही है। मस्ट ट्रैफिक रूल्स, मे ट्रैफिक रूल्स, शुड या कैन, ये है मॉडल वर्ब का सवाल। मॉडल वर्ब का मैंने एक अलग वीडियो पोस्ट कर चुका हूं मैं, आपको अगर कोई डाउट है तो उसमें जाकर देख सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करवा देता हूँ। देखो मस्ट का मतलब भी होता है चाहिए। अगर हम बात करते हैं मस्ट की तो क्या अर्थ होता है इसका, चाहिए। मे का क्या अर्थ होता है, शायद। मे को हम शायद में गिन सकते हैं, ठीक है। शुड का मतलब होता है चाहिए, तो फिर चाहिए, फिर फर्क क्या रह गया मस्ट में और यहाँ पर। और कैन मतलब होता है सकता है, कैन मतलब सकता है। अब ध्यान से देखिए इधर, मस्ट भी चाहिए और शुड का अर्थ भी होता चाहिए, लेकिन मस्ट जब आपको फोर्सफुली, यानी कि आपको करना ही चाहिए, जैसे कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें किसी को सलाह देकर नहीं कर सकते, जैसे आपको बड़ों का सम्मान करना है तो कीजिए, ऐसा नहीं, आपको बड़ों का सम्मान करना ही चाहिए। आपका दोस्त बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, आपको जाना है, यहाँ सलाह नहीं दे सकते, वहाँ कंपलसरी है। यू शुड की जगह क्या कहेंगे, यू मस्ट गो देयर। तो इसी तरीके से ट्रैफिक रूल्स की बात हो रही है, तो ये कोई सलाह नहीं है ओनली, ये सजेशन नहीं है, ये तो कंपलसरी है। तो इसीलिए कंपलसरी होने के कारण हम यहाँ पर शुड नहीं लगाकर क्या लगाएंगे, मस्ट लगाएंगे। ये बहुत बार सवाल आता रहता है, मस्ट और शुड में बहुत बार कंफ्यूज होते हैं बच्चे। एक वर्ड होता है लेस्ट, LEST, अगर वो वर्ड कहीं पर भी दिख जाए मॉडल वर्ब में, स्कूल वाले बच्चे विशेष ध्यान देना, लेस्ट वर्ड दिख जाए, आराम से आप शुड लगा दो, आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात, तो यहां सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए मस्ट, क्योंकि ट्रैफिक रूल्स को तो कंपलसरी है फॉलो करना। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द लेटर लेट, लास्ट या लेटेस्ट स्कोर। स्कोर देखते हैं क्रिकेट के अंदर। अब मुझे बताइए, आपको ताजा स्कोर देखना है तो ताजा वर्ड के लिए सही उत्तर कौन सा होगा, वो होता है लेटेस्ट, डी। क्वेश्चन नंबर 9, ही इज। अब यहां पर आया है ये डिग्री का सवाल। मैंने कहा डिग्री क्या होती है, डिग्री एडजेक्टिव से निकला हुआ है, एडजेक्टिव का ही एक पोर्शन है। एडजेक्टिव का मतलब, एडजेक्टिव इज द वर्ड दैट इज क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं।
लेकिन विशेषता भी तो कई प्रकार की हो सकती है ना। किसी एक की विशेषता बता रहे पॉजिटिव डिग्री, दो के बीच की विशेषता बता रहे कंपेयर करके कंपैरेटिव डिग्री, और बहुत सारे बच्चों के बीच में जो है अगर विशेषता बता रहे क्वालिटी बता रहे होगी सुपरलेटिव डिग्री। अब इस सवाल की बात करते हैं कि इसमें कौन सी डिग्री लागू हो रही है। ही एंड हिज सिस्टर, उसके और उसके सिस्टर के बीच में तुलना की जा रही है। जब तुलना की जाती है तो तुलना करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री में क्या आता है ER लगता है। कंपैरेटिव डिग्री में क्या लगता है ER लगता है दोस्तों। जैसे टॉल है तो टॉलर, स्मॉल है तो स्मॉलर, तो क्या यहां ऐसा कोई वर्ड है जिसमें ER लगा हो? बिल्कुल है, ए ऑप्शन सही है। तो ही इज टॉलर देन हिज सिस्टर, यानी कि वह अपनी बहन की तुलना में लंबा है। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये है यहाँ पर कौन सी डिग्री कहते हैं इसको दोस्तों? पॉजिटिव डिग्री। ये हो जाएगी सुपरलेटिव डिग्री, लेकिन इससे पहले भी द लगना जरूरी है। सुपरलेटिव डिग्री में क्या लगता है? द, और मोस्ट ऑल इज इनकरेक्ट वर्ड। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 10 की। जब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? देखिए सुपरलेटिव डिग्री, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल क्या होगा इसके लिए? ब्यूटीफुल की सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी दोस्तों? ब्यूटीफुल की, देखो ब्यूटीफुल वर्ड है पॉजिटिव डिग्री का, इसकी सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं तो पहले बात करते हैं हम कंपैरेटिव डिग्री की। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो यहां क्या पूछा जा रहा है? हमें पूछा जा रहा है सुपरलेटिव डिग्री की, तो बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री की। तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या हो जाएगा? द मोस्ट ब्यूटीफुल। कहां है मोस्ट ब्यूटीफुल? सवाल क्या पूछा? सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल की सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी? ब्यूटीफुल की सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी डी ऑप्शन। देखिए बिल्कुल द मोस्ट आया है तो बिल्कुल डी ऑप्शन सही है यहाँ पर, द मोस्ट ब्यूटीफुल। बाकी सारे वर्ड गलत हैं, ब्यूटीफुलेस्ट, ब्यूटीफुल इज ऑल इनकरेक्ट वर्ड। सही उत्तर है डी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, विच इज इनकरेक्ट, विच इज करेक्ट। सारे क्वेश्चन पे बात करते हैं, लेकिन पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ मच, मच की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? मैंने कहा था पहले ही मच, मोर और मोस्ट। ध्यान रखें, मच, मोर, मोस्ट। तो मच की कंपैरेटिव डिग्री पूछी है तो मोर हो जाएगी। मच की अगर पूछते हैं सुपरलेटिव डिग्री तो द मोस्ट हो जाती है अगर इसके आगे द लगता है। लेकिन अभी हमारे सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि मोर हो जाएगी इसकी कंपैरेटिव डिग्री। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 11 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, आइए इस पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 कर दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, मिल्क इज अ सॉलिड एट 30, मिल्क इज सोल्ड, आई एम सॉरी, मिल्क इज सोल्ड एट 35 रुपीज डैश 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 लीटर। 35 यानी कि 35 रुपए में दूध बेचा जा रहा है। तो सही उत्तर कौन सा होगा? लीटर को द लीटर लगाएंगे या कुछ भी नहीं लगेगा, या ए लीटर या एन लीटर। तो लीटर के अंदर जो फर्स्ट लेटर आ रहा है कौन सा आ रहा है? ल वर्ड यूज हो रहा है, जो क्या है, क्या है बताइए दोस्तों? ये जो है ल वर्ड, लीटर का फर्स्ट लेटर क्या है? ल। कॉन्सोनेंट है दोस्तों, फर्स्ट लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसीलिए क्या आएगा? अ। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 में है ही इज, अब यहां पर दो ऑप्शन दे रखे हैं, ध्यान से देखना। बेस्ट वर्कर, अब बेस्ट वर्ड कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है, वहां बेस्ट आता है। और बेस्ट के पहले हमेशा मैंने कहा हुआ है सुपरलेटिव डिग्री में, प्लीज कीप इट इन योर माइंड, कंसेप्ट टू बी क्लियर्ड। अगर कोई वर्ड सुपरलेटिव डिग्री की बात करता है, कोई भी सवाल सुपरलेटिव डिग्री की बात करे, वहां हम द लगाते हैं। तो जिस ऑप्शन में द वर्ड है, अब देखिए ऑप्शन बी में भी द वर्ड है और ऑप्शन डी में भी द है। अब अगला क्या कह रहा है वो आगे बात करते हैं। तो यहां तो आएगा द, ये तो क्लियर है। फिर द बेस्ट वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बट अनफॉर्चुनेटली, क्या बोल रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली लेस्ट, अब बताइए लिस्ट पेड। अब ये जो है लिस्ट यानी कि बहुत कम पे किया जा रहा है, तो ये भी सुपरलेटिव डिग्री है। ज्यादा, ज्यादा, बहुत ज्यादा, लेकिन यहां कम, उससे कम और सबसे कम। तो सबसे कम के लिए वर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर? द। तो यहां पर भी द आएगा दोस्तों। तो ये भी सुपरलेटिव डिग्री के रूप में यूज हो रहा है लिस्ट। लेस
की ही सुपरलेटिव डिग्री है क्या, लिस्ट। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, डायमंड, फाइंड द काइंड ऑफ नाउन इन द वर्ड डायमंड। देखो बात करते हैं नाउन के प्रकारों की, हालांकि स्पोकन इंग्लिश के लिए ये वर्ड ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ग्रामर के तौर पर देखा जाए तो नाउन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। तो नाउन के प्रकारों की बात करते हैं। पहला वर्ड दिया हुआ है मटेरियल नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन और चौथा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सवाल यह है कि डायमंड इसमें से कौन सा नाउन है। डायमंड एक धातु है, बिल्कुल है। तो ऐसा कौन सा वर्ड है जो इसके लिए यूज हो रहा है, मटेरियल नाउन। डायमंड क्या है, मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन होने के कारण इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, न कि सी डी। ठीक है दोस्तों, तो मटेरियल नाउन है डायमंड। आगे बढ़े, ओके अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें, दैट इज चेयर। अब चेयर वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है दोस्तों, च आ रहा है। चेयर वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है, च आ रहा है। तो च वर्ड क्या है, च वर्ड कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट होने के कारण देखिए यहां पर जब भी हम बात कर रहे हैं ना आर्टिकल की बात करते समय ये विशेष ध्यान रखना होगा कि हमें कॉन्सोनेंट और नाउन, कॉन्सोनेंट और वाउल्स पर फोकस नहीं करना है, हमें हिंदी के वर्णों पर ध्यान देना है। इसका जो उच्चारण है कंपटीशन के लेवल से अगर आप देखें तो फिर आपको यह ध्यान रखना होगा कि उसका उच्चारण हिंदी में चेक करें, न कि इंग्लिश में। तो इसका फर्स्ट लेटर है च, और च होने के कारण ऐसा कौन सा वर्ड आएगा यहाँ पर, ए आएगा। तो ए बिल्कुल ही सही उत्तर है। अगले सवाल की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की। मुंबई हैज, ये क्वेश्चन आया था अपर प्राइमरी लेवल में भी। क्वेश्चन, कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो अपर प्राइमरी लेवल में भी दे रखे और जो है सीनियर सेकेंडरी लेवल में भी दे रखे। मुंबई हैज एन आइडियल, क्योंकि आई के लिए मैंने पहले भी बात की थी उस वीडियो में, साउंड आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन गलत होगा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एन आइडियल क्लाइमेट। योर हाउस हैज, आपका घर क्या है, आइडियल। देखिए ध्यान से देखना, योर हाउस हैज अ ब्यूटीफुल गार्डन, आपके घर में अच्छा गार्डन है, घर गार्डन नहीं है तो यहाँ इज नहीं आकर क्या आ जाएगा, हैज। तो योर हाउस हैज अ ब्यूटीफुल गार्डन, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है फाइंड आउट नाउन। नाउन फाइंड आउट करना है। नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, किसी भी व्यक्ति का नाम नाउन है, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी जगह का नाम, प्लेस का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, या फिर हम बात करते हैं किसी भी एनिमल का नाम, ये सारे क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। तो हमारे ऑप्शन में कोई दे रखा है क्या इन चारों में से, बिल्कुल दे रखा है, और वो है नेम दे रखा है किसी का, तो वो क्या हो जाएगा, नाउन। तो फिर ये क्या है, वर्ब है, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके क्वेश्चन अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है नाउन इज द नेम ऑफ, ये क्लियर है, नाउन इज द नेम। अभी हमने बात की थी लास्ट क्वेश्चन में कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, तो ए ऑप्शन इसके साथ कौन सा ऑप्शन है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन। फिर दूसरा कौन सा बोल रहा है, प्लेस, तो दूसरा ऑप्शन क्या होना चाहिए, प्लेस होना चाहिए। अभी हमने बात की थी नेम, प्लेस, थिंग और एनिमल, तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि वर्ब नहीं हो सकता, नाउन, टेंस नहीं हो सकता, नन ऑफ दीज, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, 20 क्वेश्चन नंबर, फाइंड आउट सेकंड फॉर्म ऑफ रन। ये क्वेश्चन भी आया था अपर प्राइमरी लेवल में। रन की सेकंड फॉर्म क्या होती है दोस्तों, रेन, तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होती है, प्लेड। बहुत इजी प्रश्न पत्र था, बहुत इजी पेपर था, सभी के सही होगा। बात करते हैं 22nd क्वेश्चन नंबर, यानी कि 22 वाले प्रश्न की। गो की सेकंड फॉर्म वेंट, बहुत इजी, ये भी सवाल आया। अपर प्राइमरी लेवल के क्वेश्चन ही आपको दिए हुए थे, तो ज्यादा आपके लिए मुश्किल नहीं था, ये पेपर बहुत इजी था। विच इज करेक्ट वर्ड, स्पीक की स्पेलिंग कौन सी होती है, स्पीक मतलब बोलना, इसका ऑप्शन दे रखा है डी, जो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन इनकरेक्ट और करेक्ट, विच वर्ड इज करेक्ट, करेक्ट वर्ड कौन सा है, अंडरस्टैंड की स्पेलिंग कौन सी है, बी ऑप्शन सही है, UNDERSTAND, तो अंडरस्टैंड की स्पेलिंग। क्वेश्चन नंबर 24 इज क्लियर, आई कैन डील विद द स्टूपिड पीपल, स्टूपिड लोगों के साथ मैं डील, आई कैन नॉट डील, तो बताइए आई क्या उत्तर सही हो जाएगा इसमें से, ऑप्शन 4 ऑप्शन है आपके पास। आई कैन नॉट डील विद द स्टूपिड पीपल, आई कैन नॉट डील फॉर, डील विद, ये प्रीपोजिशन का सवाल दिया हुआ है दोस्तों। स्टूपिड लोगों के
साथ, और साथ वर्ड के लिए अगर हम बात करते हैं तो इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, विथ। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, डील विथ, यानी कि सी। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी। आई कैन नॉट डील विद द स्टूपिड पीपल। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। प्लीज सेंड फॉर ए डॉक्टर, डॉक्टर के पास भेजना है, डॉक्टर के पास जाने की बात हो रही है, तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें से, ए। किसी को अगर अपन सजेस्ट करते हैं कि डॉक्टर के पास भेजिए उसको, तो उसके लिए सेंड फॉर ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। जो भी अल्टरनेटिव दे रखे हैं उसमें से करेक्टली स्पेल्ड कौन सी, जिसकी स्पेलिंग सही है। अब ये वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अर्थ होता है एडल्सिंस, इसको बोलते हैं एडल्सिंस, और इसका हिंदी में अर्थ होता है किशोरावस्था। तो कौन सा वर्ड सही है दोस्तों, देखिए इसके अंदर एडोलसेंस वर्ड कौन सा सही है, चेक कीजिए, ए बी सी या डी दोस्तों। एडोलसेंस, बिल्कुल इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एडोलसेंस की स्पेलिंग यही सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। आपको कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम आती है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपको अगर किसी भी समस्या है, किसी भी टॉपिक से जुड़ी हुई समस्या, उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन दे सके। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। लेफ्टिनेंट हिंदी में कहा जाता है। जो अंग्रेज जब भारत के अंदर थे दोस्तों, उन्होंने कई अफसर पद्धति भारत के अंदर शुरू की थी, और उसमें से कई पद्धति हमने भी अपना ली, और इसीलिए कई वर्ड आज भी, अगर इंडियन आर्मी की बात करते हैं तो उसमें कई वर्ड ऐसे दिए हुए हैं जो अंग्रेजों के समय के हैं। जैसे कर्नल हिंदी में बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं कॉलोनल। ऐसे ही एक वर्ड है लेफ्टिनेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं लेफ्टिनेंट और इंग्लिश में ल्यूटिनेंट कहा जाता है। ये तो इसकी स्पेलिंग पूछी गई है कि कौन सी सही है। तो बताइए ल्यूटिनेंट की स्पेलिंग कौन सी सही है, बी ऑप्शन सही है। ल्यूटिनेंट की स्पेलिंग LIEUTENANT। Question number 29. Fill in the blanks with the correct alternative. Ravi was going to college when his parents died in crash. अब बताइए क्या क्रैश होने की बात हो रही है, प्लेन। तो प्लेन की स्पेलिंग क्या होगी यहाँ पर, प्लेन की स्पेलिंग हो जाएगी सी ऑप्शन सही है। सवाल क्या पूछ रहा, रवि वॉज गोइंग टू कॉलेज। रवि कॉलेज जा रहा था जब उसके पेरेंट्स की प्लेन एक्सीडेंट के अंदर क्रैश हुआ, उस एक्सीडेंट में डेथ हो गई, तो सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 30, fill in the blanks with the correct alternative. Fill in the blanks with the correct alternative. Going to cinema tomorrow. अब यहां पर बताइए, going to cinema से पहले क्या आ जाएगा, VR, और VR को कैसे लिखा जाता है, VR को शॉर्ट में लिखा जाता है VR ऐसे। तो इसका डी ऑप्शन सही है, क्योंकि वर नहीं हो सकता, वेयर नहीं हो सकता, वेयर मतलब कहाँ, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन नंबर 30 इज क्लियर, डी ऑप्शन इज करेक्ट। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ वर्ड गिवन। पता है डिमिनिश्ड वर्ड जो दे रखा है, इसका अल्टरनेटिव वर्ड कौन सा हो जाएगा, इसका सिनोनिम वर्ड कौन सा हो जाएगा, बताइए कि दोस्तों कौन सा वर्ड होगा। डिमिनिश्ड का मतलब होता है एक तरह से कह सकते हैं घटाना या लेस कर देना। घटाना वर्ड होता है, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, घटाना। ओके, घटाना वर्ड की अगर हम बात करते हैं, ओके, घटाना यानी कि डिक्रीज, यानी कि लॉस हो जाना। तो रिस्टोर का मतलब होता है किसी डेटा को वापस से स्टोर करना। रिवाइव का मतलब होता है पुनर्जीवित, एक तरह से कह सकते हैं, या वापस लाना। इम्पार्ट यानी कि उसको उसके अंदर जोड़ देना। लेकिन यहाँ डिग्रेड एक वर्ड ऐसा है जो क्या कर रहा है, घटाने की बात कर रहा है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला सवाल हमारे पास कौन सा है, चलिए इस पर बात करते हैं। ओके, अगले सवाल की बात करते हैं। व्हाट इज द पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। पैसिव वॉइस की बात करते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के ऊपर, इससे जुड़ी हुई कोई भी समस्या उस वीडियो को देखिए और अपने डाउट्स आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसमें बात करते हैं, व्हाट इज द पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। प्रश्न क्या है, आई एम कुकिंग फूड। पैसिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है, इस पर बात करते हैं थोड़ी सी। आइए, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते समय एक रूल आज मैं लिखवा रहा हूं आपको, ये रूल जरूर याद करें। कहीं पर भी आपको ऐसा भी सवाल हो एक्टिव पैसिव का, आप सही कर सकते हो। इसका जो सही उत्तर देखो, एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यहां दोस्तों हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज करते हैं जब बात करेंगे हम पैसिव वॉइस की। जब बात पैसिव वॉइस की जाती है तब ऑब्जेक्ट यहां पर आ जाता है, सब्जेक्ट विल यूज इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब ऐसे ही रहेगी लेकिन कुछ बदलाव होंगे उसमें, और वर्ब
कि हमेशा थर्ड फॉर्म होती है। पूरे पेसिव वॉइस के अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? थर्ड फॉर्म। और सब्जेक्ट से पहले दोस्तों क्या लगता है? बाय। ये सब्जेक्ट है, मान लो ये सब्जेक्ट है, तो इससे पहले क्या लगता है? बाय। तो ये तो हो गया पेसिव वॉइस का फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं इस एक्टिव को पेसिव में कैसे बदलते हैं। आई एम कुकिंग फूड, तो यहां जो वर्ड दे रखा है आपके दोस्तों, जो वर्ड दे रखा है वो है फूड। इस फूड वर्ड को आगे लेके जाएंगे तो क्या कहीं ऐसा है द फूड आ गया है? बिल्कुल, बी और सी ऑप्शन दोनों में है। फिर इजआरएम बदला दिया हुआ है, तो अब फूड एक सिंगुलर वर्ड है और इसके लिए क्या आएगा? इज आएगा, तो इज भी दोनों में दे रखा है। इज आर एम जब किसी पेसिव वॉइस में बदलते हैं तो इज आर एम किस में बदलते हैं? मैं आपको यहां लिखवा देता हूं, इज आर और एम। इसको जब पेसिव वॉइस में बदला जाता है तो इज आर एम के साथ में जो जुड़ जाता है वो क्या हो जाएगा? प्लस इज आर एम प्लस बीइंग। अब बीइंग किस में जुड़ा हुआ? ये इंपॉर्टेंट है, तो ये रहा बिल्कुल सी ऑप्शन। तो यही से आप अपने इस प्रश्न को सही कर सकते हो, आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं, यहीं पे आपको अपना उत्तर मिल जाएगा। तो क्या दिया हुआ? द फूड इज बीइंग। अब मैंने कहा था वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिल्कुल कुकिंग था यहाँ पर, अब ये थर्ड फॉर्म हो गई कुक्ड, बाय लग गया बिल्कुल, और मी। आई जब भी पीछे जाता है ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, आई ऑब्जेक्ट के प्लेस पर यूज होता है, वहां पर क्या हो जाता है? मी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रखा है? चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ऑप्युलेंस। ऑप्युलेंस का मतलब क्या होता है बताइए दोस्तों? ऑप्युलेंस का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना। कौन सा ऐसा वर्ड है जो इससे जुड़ा हुआ है बताइए? ऑप्युलेंस का मतलब होता है कमी होना, गरीबी, तो इसके लिए वर्ड हो जाएगा पॉवर्टी। जब किसी चीज की कमी रह जाती है उसको ऑप्युलेंस कहा जाता है। ये सी ऑप्शन इसका सही था। उम्मीद करता हूं सही हुआ होगा। कुछ क्वेश्चन इसमें जरूर टफ थे लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन बहुत इजी थे। प्रोनाउन आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ। प्रोनाउन की डेफिनेशन, व्हाट इज द मीन ऑफ प्रोनाउन? प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन मतलब होता है सर्वनाम, और सर्वनाम को इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। और इसकी डेफिनेशन क्या होगी? प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन किस जगह पर यूज होता है? नाउन के प्लेस पर। एक शॉर्ट में आपको समझाता हूं कि प्रोनाउन और नाउन क्या होते हैं। चलिए इस पर बात करते हैं। तब हम बात करते हैं प्रोनाउन और नाउन की। ओके, प्रोनाउन और नाउन। नाउन किसी का भी नाम हो सकता है और ये कन्वर्ट होता है प्रोनाउन में। मान लो नाम है विराट कोहली। कोहली अच्छा क्रिकेट खेलता है, मान लिया, जो पाकिस्तान के छक्के छुड़ा देता है। ही इज द वन मैन आर्मी, अकेला ही काफी होता है। विराट कोहली की जब हम बात करते हैं, विराट कोहली में क्या चीज ऐसी है जिसकी वजह से वो बहुत पॉपुलर है? आपको पता है दोस्तों? एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है। जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखना, झुकना उसी के आगे, रुकना उसी के आगे, रोना उसी के आगे जिसके पास आपकी समस्या का हल हो। नहीं तो ये दुनिया आपकी समस्या का फायदा उठाती है, कभी भी आपका भला नहीं कर सकती। विराट कोहली, MS धोनी, नरेंद्र मोदी, बहुत सारे ऐसे सितारे हैं जिनकी दुनिया फैन है। पता है क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक चीज है, वो कॉमन है, वो चीज उन तीनों के अंदर, वो है एटीट्यूड। एटीट्यूड बहुत जरूरी होता है दोस्तों, क्योंकि जंगल के तो बहुत सारे जानवर हैं जो शेर से भी बड़े हैं, शेर से भी लंबे हैं, बहुत ताकतवर हैं, पॉपुलर है, लेकिन जंगल का राजा सिर्फ शेर है। उसका कारण क्या है? उसके अंदर है एटीट्यूड। और एक शब्द में अगर कोई मुझे कहे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड की डेफिनेशन क्या होती है, तब मैं कहूंगा द पर्सन हु कैन हैंडल द प्रेशर। जो भी व्यक्ति प्रेशर हैंडल करना जान गया ना, जिस बंदे ने जिंदगी में प्रेशर हैंडल करना सीख लिया, दबाव में जीना सीख लिया, दबाव को कैसे हैंडल करना है, वो बंदा जिंदगी में बिल्कुल सफल होता है। क्योंकि दबाव को हैंडल करना ही अपने आप में एटीट्यूड है, और ये हर एक का काम नहीं है। पाकिस्तान के सामने खेलने के लिए तो कई बड़े खिलाड़ी थे, लेकिन विराट कोहली ने वो काम कर दिखाया जो हर एक के लिए संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए वो दुनिया में जाना जाता है, क्योंकि वो प्रेशर हैंडल करना जानते हैं। अपनी जिंदगी में बहुत सारी तकलीफें आती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन जब अगर हम हार जाते हैं, हम थक जाते हैं, तब हमें सोचना चाहिए कि क्या मैं ये प्रेशर हैंडल कर सकता हूं? बिल्कुल। और जब अगर प्रेशर हैंडल करने के लायक हो जाते हैं ना, समझ जाइए आपके अंदर एटीट्यूड दूसरों से बेहतर है। ये काम करके दिखाया था विराट कोहली ने। अब चलिए टॉपिक पर बात करते हैं। विराट कोहली, विराट कोहली की अगर हम बात करते हैं, एक नाम है व्यक्ति का विराट कोहली, लेकिन अब हम बात करते हैं विराट कोहली की
विराट कोहली इज प्लेइंग गुड, विराट कोहली इज प्लेइंग ऑफ ड्राइव, लेग ड्राइव अच्छा खेल रहा है, ही इज मेकिंग सिक्सर्स। लेकिन बात करते हैं बार बार विराट कोहली नाम नहीं लेकर, अब हम इसकी जगह को एक वर्ड यूज करते हैं ही। अब ये वर्ड क्या कहलाता है? प्रोनाउन। समझ में आया दोस्तों? नाउन के प्लेस पर वर्ड यूज किया, वो क्या कहलाया? प्रोनाउन। अब इसकी मैं विशेषता बता रहा हूं, ही इज गुड प्लेयर। अब गुड क्या हो जाएगा यहां पर? गुड हो जाएगा यहां पर एडजेक्टिव। तो एक ही लाइन में पूरा समझ सकते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहा है। अब यहां पर गुड प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है, कौन है? विराट कोहली, इसकी क्वालिटी बताई जा रही है, इसीलिए ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो एक ही लाइन में हमने समझ लिया, किसी का नाम है वो क्या होता है? नाउन है। उस नाम की जगह हम दूसरा वर्ड यूज करते हैं, वो प्रोनाउन है। उसकी कुछ क्वालिटी बताते हैं तो वो क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो जाता है दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। यहां पर जो सवाल था, प्रोनाउन आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन क्या किए जाते हैं? यूज किए जाते हैं किसके प्लेस पर? नाउन के प्लेस पर यूज किए जाते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। दिस इज अ बलून। ये सवाल भी अपर प्राइमरी लेवल में आया था दोस्तों। देखो, स्पेलिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू इंप्रूव योर स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश सीखना है, यू हैव टू इंप्रूव योर लिसनिंग स्किल बिकॉज इट इज द वन ऑफ द बेस्ट वे टू इंप्रूव योर स्पोकन इंग्लिश। इफ यू आर एबल टू लिसनिंग एवरीथिंग एंड देयर आफ्टर यू नीड टू ऑब्जर्व, एंड इफ योर ऑब्जर्वेशन इज क्वाइट बेटर, आई एम श्योर देन योर इंग्लिश स्पीकिंग विल बी वेरी गुड। तो अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग बहुत अच्छी करनी है, आपको लिसनिंग करनी पड़ेगी, सुनना तो पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप सफल होते हैं तब दुनिया आपकी सुनेगी, लेकिन जब तक आप सफल नहीं होते हैं तब तक आपको सुनना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने, मैंने अभी कहा था, प्रेशर हैंडल करना सीख लीजिए, आपको सुनना पड़ेगा जब तक सफल नहीं हो जाते हैं। बिल्कुल हक है लोगों का, जब तक आपको लग रहा है कि लोग आपके ऊपर ताने मार रहे हैं, आप समझ जाइए आप सफल नहीं है। आपको लग रहा है कि लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, लोग आपसे किनारा कर रहे हैं, आप समझ जाइए आप सफल नहीं है। और सफल होने के बाद लोग आपके पास आएंगे, इसके कोई दोहराई नहीं है। तो जब तक, वो कहते हैं ना, जब तक रुकना नहीं है, कब तक नहीं रुकना है? जब तक सफल नहीं होते तब तक। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की। दिस इज अ बलून। बलून की स्पेलिंग क्या है दोस्तों? बलून में डबल एल भी आता है, डबल ओ भी आता है। तो ए ऑप्शन सही है। अपर प्राइमरी में भी ये क्वेश्चन आया था। द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड इन सेंटेंस शुड बी। किसी भी सेंटेंस का पहला वर्ड का पहला लेटर क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 37 सन। ये भी सवाल आया था अपर प्राइमरी में, और ये सवाल बहुत इजी सवाल है अगर ग्रामर की दृष्टि से देखा जाए, टेंस की दृष्टि से देखें तो, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। एक बात हमेशा याद रखना, जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसके अंदर अगर टेंस के पोर्शन की बात करूँ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बहुत बार पूछा जाता है। इसमें पूछा गया द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो सन एक वचन है, एक वचन होता है तो प्रेजेंट सिंपल के अंदर वर्ब के साथ क्या जुड़ता है? एस या ईएस। तो सी ऑप्शन हमारा सही है क्योंकि इसके साथ एस लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। विच इज द एंटोनिम ऑफ पॉसिबल। पॉसिबल का विलोम शब्द क्या है? एंटोनिम क्या है? बिल्कुल संभव, हिंदी में इसको इंग्लिश में कहते हैं असंभव, और इसकी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 38 इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। विच इज द सिनोनिम ऑफ अरेंज। अरेंज करना, किसी चीज की व्यवस्था करना, कोई कार्यक्रम आयोजन करना, उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ऑर्गेनाइज करना। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। द सिनोनिम ऑफ अटैक। अटैक मतलब क्या होता है? अटैक मतलब होता है हमला। अटैक मतलब होता है हमला, हमला करना किसी के ऊपर। इसका सिमिलर वर्ड कौन सा हो जाएगा? क्या वॉर वर्ड बिल्कुल सही है? नहीं, वॉर मतलब होता है युद्ध करना। युद्ध दोनों तरफ से हो सकता है, तो हम अटैक को तो इसमें नहीं ऐड कर सकते। डिस्प्यूट वर्ड ऐड कर सकते हैं क्या दोस्तों? डिस्प्यूट का मतलब तो क्या होता है? वाद विवाद। तीसरा वर्ड है इन्वेड। चौथा वर्ड है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष। कॉन्फ्लिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, संघर्ष करना, इसको कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है, बहस छिड़ जाती है। डिस्प्यूट का मतलब होता है क्या? वाद विवाद, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? वाद विवाद। वॉर मतलब होता है युद्ध, ये दोनों तरफ से छिड़ा जा सकता है। और इन्वेड का मतलब होता है हमला। तो यहां पर हमारा जो सही उत्तर होगा कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन जो ऑप्शन है सी, इन्वेड। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 41 की।
41 की बात करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दिया हुआ? द सिनोनिम ऑफ मैड। मैड का सिनोनिम क्या हो जाएगा बताइए? मैड यानी कि पागल। अब बताइए कौन सा वर्ड है? इसने क्या पूछा है? सिनोनिम ऑफ मैड। मैड यानी पागल। पागल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो सिक मतलब तो होता है बीमार। सिक मतलब क्या होता है? बीमार। सिक मतलब बीमार। नर्वस का मतलब होता है हताश हो जाना। सेंसिबल का मतलब होता है कुछ सेंस करने लायक, यानी महसूस करने लायक, फील करने लायक। लेकिन यहाँ मैड मतलब होता है पागल, और पागल की तरह वर्ड है इंसेन। इंसेन का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, या हम कह सकते हैं साइको टाइप का पर्सन, उसको इंसेन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। द एंटोनेम ऑफ एंग्री। एंग्री मतलब गुस्सा। एंगर इज कॉल्ड गुस्सा। एंग्री गुस्सेल या गुस्सा कह सकते हैं हम इसको बेसिकली। तो एंग्री वर्ड से जुड़ा हुआ कौन सा वर्ड है जो उसके खिलाफ है? शार्प माइंडेड, या फिर क्या बोल रहा है अगला? इन्फ्यूरेटेड, काम, या पीस। अब बताइए एंग्री का ऑपोजिट क्या होगा? देखिए पीस मतलब तो अगर हम बात करते हैं शांति। ओके, शार्प मतलब भी तेज होता है। काम मतलब क्या होता है? काम मतलब होता है शांत। तो गुस्सा, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन है, काम। अगर आपने डी भी लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पीस का मतलब भी होती है। लेकिन यहां डिफरेंट क्या है ये जरूर देखिए। एंग्री गुस्सा, तो फिर काम यानी शांत। अब शांति का इसका ऑपोजिट जो है वो एंग्री नहीं हो सकता, तो हमारा सी ऑप्शन सही है बिल्कुल ही। क्वेश्चन नंबर 42 बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कोई समझ में नहीं आता है, कोई दिक्कत आती है, कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए दोस्तों। द वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ऑफ ओल्ड एंड वीक। ओल्ड यानी पुराना और कमजोर, इसके लिए एक वर्ड में कौन सा उत्तर होगा? सिक यानी बीमार, हम्बल यानी कि पोलाइट, या आप कह सकते हैं कि नम्र, फिर कह सकते हैं पोलाइट और हम्बल तो सेम वर्ड हो जाते हैं दोनों। सिक यानी बीमार, लेकिन ओल्ड और वीक पुराना और कमजोर, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इनफर्म। इसको इनफर्म का मतलब दुबला भी कह सकते हैं, या फिर जर्जर स्थिति, उसको इनफर्म कहा जाता है इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 44 द करेक्ट नाउन फॉर्म ऑफ डिसाइड, आई एम सॉरी, डिसाइड यानी कि डिसीजन वर्ड बनता है डिसाइड से। कौन सा वर्ड है यहाँ पर? ऑप्शन सी ऑप्शन सही है। तो अगर हम बात करते हैं डिसाइड वर्ड की, तो डिसाइड तो एक वर्ब हो गई, लेकिन इसकी नाउन फॉर्म अगर पूछिए इसने कि नाउन फॉर्म कौन सी हो जाएगी इसमें, तो डिसीजन वर्ड नाउन फॉर्म है इसका। ठीक है, ये एक नाउन का प्रकार है। अब हम आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। द करेक्ट वर्ब ऑफ लॉस्ट। लॉस्ट यानी खोना, इसकी सही वर्ब कौन सी है लॉस्ट की? लूज, लॉस्ट, लॉस या लेस्ट। अब बताइए लॉस्ट की करेक्ट वर्ब फॉर्म ऑफ लॉस्ट। लॉस्ट की सही स्पेलिंग क्या हो जाती है बताइए दोस्तों? तो सही स्पेलिंग होती है लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। तो ए ऑप्शन सही है। लूज यानी कि खो देना, लूज वॉच, कोई वॉच खो देना। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। द करेक्ट स्पेलिंग इज पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति या देशभक्त। बताइए पैट्रियोटिज्म कौन सा होता है? पैट्रियोटिक यानी देशभक्त, और पैट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति। तो यहाँ सही ऑप्शन होता है डी। इसकी सही स्पेलिंग PATRIOTISM यानी कि पैट्रियोटिज्म। क्वेश्चन नंबर 46 इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। विच इज द सिनोनिम ऑफ स्मॉल। स्मॉल मतलब छोटा। स्मॉल का सिनोनिम कौन सा है छोटा के लिए? यह भी सवाल आया था अपर प्राइमरी लेवल में। बहुत इजी सवाल है, आसानी से इसको किया जा सकता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, लिटिल यानी भी होता है छोटा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज हैप्पीनेस। पार्ट ऑफ स्पीच की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर, पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर हैप्पीनेस वर्ड क्या है? नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, क्या है? देखिए हैप्पीनेस एक क्या है? क्वालिटी है। तो कौन सी है? एडजेक्टिव के अंदर आएगा, नाउन के अंदर आएगा, वर्ब या एडवर्ब? ये हो जाएगा नाउन। हैप्पीनेस क्या है? खुशी। ये एक वर्ब का एक प्रकार है। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच किस में आ जाएगा? नाउन में आ जाएगा। बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 49 माई नेम इज राकेश, माई विलेज इज राकेश, माई पेपर इज राकेश, या माई हैंड इज राकेश। राकेश क्या है? किसी का नाम है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर माई नेम इज राकेश।
देखिए नाम बताने के बहुत सारे तरीके, माय नेम इज, जैसे मेरी बात करता हूँ, माय नेम इज राहुल, हे आई एम राहुल, माय नेम इज राहुल, और बहुत सारे तरीके। आई एम राहुल के अलावा आप ये भी कह सकते हो माई सेल्फ राहुल, हालांकि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा आई एम माई सेल्फ राहुल बोलना, लेकिन ग्रामर की बात करें तो आई एम राहुल बिल्कुल करेक्ट होगा, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। लास्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न बात करते हैं पैसिव वॉइस की। यह सवाल बहुत बार आता है, पैसिव वॉइस बहुत सारे लोग गलत करके आते हैं और सबसे इजी टॉपिक माना जाता है बेसिकली, अगर ध्यान से इसको पढ़ा जाए। पैसिव वॉइस की फॉर्मूले की भी मैंने बात की थी, पैसिव वॉइस के फॉर्मूले की बात की थी हमने, क्या है चलिए इस पर बात करते हैं थोड़ी सी, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, अंतिम सवाल है आज का ये। पैसिव वॉइस टेंस का दूसरा फॉर्म है, टेंस को पैसिव वॉइस में बदला जाता है। एक्टिव वॉइस को टेंस कहा जाता है और एक्टिव वॉइस को जब बदला जाता है पैसिव वॉइस में तब क्या फॉर्मूला होता है, बात करते हैं आइए इस पर। एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यहाँ हेल्पिंग वर्ब होती हैं, और बात करते हैं पैसिव वॉइस की तो ऑब्जेक्ट और यहाँ पीछे आ जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले बाय लगता है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, तो यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, थर्ड फॉर्म, ये फॉर्मूला रहता है। तो अब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तब क्या कंडीशन है, चलिए देखते हैं। ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। सवाल क्या है, द इन्विजिलेटर परीक्षक वॉज रीडिंग आउट द इंस्ट्रक्शंस। परीक्षक जो है, परीक्षा लेने वाले, जब अच्छा एक वर्ड यहां से आता है परीक्षा देना, परीक्षा देना को इंग्लिश में कहते हैं टेक एग्जाम, न कि गिव एग्जाम। गिव वर्ड तब यूज किया जाता है जब हम कोई सामान किसी को दे रहे हैं, लेकिन यहां हम सामान नहीं दे रहे, हम परीक्षा में भाग ले रहे, तब यहां पर क्या हो जाएगा, टेक एग्जाम। द इन्विजिलेटर वॉज रीडिंग आउट द इंस्ट्रक्शंस। इन्विजिलेटर क्या कर रहा था, इंस्ट्रक्शंस को रीड कर रहा था। अब इसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं, चलिए इसको बदलते हैं पैसिव वॉइस में। ओके, तो पैसिव वॉइस में बदलते समय हमें ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में। तो सबसे अंत में क्या दिया हुआ था, इंस्ट्रक्शंस, तो इंस्ट्रक्शंस कहाँ आ जाएगा, सबसे आगे आ जाएगा, इंस्ट्रक्शंस आ जाएगा सबसे आगे, तो द इंस्ट्रक्शंस, तो ये तो चारों में दे रखा है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, वॉज, तो वॉज वर्ब किस में कन्वर्ट होता है दोस्तों, वॉज और वर अगर दे रखा है सेंटेंस में तो वो कन्वर्ट हो जाता है वॉज वर्ब प्लस बीइंग में। मैंने पहले भी कहा था इज़ारम दे रखा है तो इज़ारम बदलता है इज़ारम प्लस बीइंग में। वॉज वर्ब दे रखा है, मान लो वॉज वर्ब दे रखा है, वॉज वर्ब अगर दे रखा है तो वॉज वर्ब किस में कन्वर्ट होता है, वॉज प्लस बीइंग में, वॉज प्लस बीइंग में। कोई ऐसा है जिसमें वॉज वर्ब के साथ बीइंग लगा है, बिल्कुल इसमें भी लगा है, इसमें भी, यानी कि बी और सी दोनों में लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, वर्ड दिया हुआ रीड, रीड की, रीडिंग की जो रीड वर्ड है इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, रेड। प्रोनाउंसिएशन बहुत जरूरी है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि रीड, रेड, रेड अगर आप बोलेंगे नहीं तो आपको सही और गलत में फर्क नहीं पता लगेगा। किताब में हम वर्ड देखते हैं तो स्पेलिंग सेम है, लेकिन बोलते तब डिफरेंट होती है। The instructions were being read out by the invigilator। क्या कहीं आपको डिफरेंट लग रहा है, बताइए। The instructions were, अब देखना वॉज वर, इंस्ट्रक्शन एक है कि बहुत सारे हैं, ध्यान से देखना, इंस्ट्रक्शंस एक नहीं है बहुत सारे, एस लगा हुआ है यानी कि इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, वो एक नहीं है बहुत सारे। तो अब हमारा सब्जेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं होकर इंस्ट्रक्शंस हो गया है, तो वॉज नहीं आ सकता, तो यहाँ क्या आना चाहिए, वर आना चाहिए। तो इंस्ट्रक्शंस वर बीइंग रेड आउट बाय द इन्विजिलेटर, अब बिल्कुल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं एक बार फिर बात क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर, रीड की सेकेंड फॉर्म, रीड की कोई भी फॉर्म, सेकेंड फॉर्म हो या थर्ड फॉर्म हो, रीड, रेड, रेड, तो इसको रेड कहा जाता है। तो अब इसको रीड नहीं पढ़ेंगे, यहां पर रीडिंग बोला है, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, द इंस्ट्रक्शन वर बीइंग रेड आउट बाय द इन्विजिलेटर। इंस्ट्रक्शंस किसके द्वारा पढ़े गए, इन्विजिलेटर के द्वारा पढ़े गए। ये था पैसिव वॉइस का सेंटेंस। हालांकि बहुत कम समय था, मैं पूरे जो है ग्रामर आपको कंप्लीट नहीं करवा पाया हूं, लेकिन फिर भी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, आर्टिकल्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ग्रामर के कोई भी टॉपिक से जुड़ी हुई आपको समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मैंने कई वीडियो पोस्ट कर रखे हैं, उसको देखकर आप अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं।
अगर आपको फ्यूचर में इसमें ग्रामर से जुड़ी कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस नेक्स्ट वीडियो में आपके प्रॉब्लम का सलूशन जरूर करेंगे दोस्तों। तो आज हमने बात की थी सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी लेवल के इस एक्सीलेंस स्कॉलरशिप पेपर की। उम्मीद करता हूं आप सबके अच्छे नंबर आ रहे होंगे। देखते हैं आपके कितने नंबर आ रहे हैं। जितने भी नंबर आ रहे हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, आपके क्या परसेंटेज बन रहे हैं जरूर डालिए, और इसका रिजल्ट बहुत ही जल्दी जारी करेंगे। एक बार फिर से आप सभी को ऑल द बेस्ट, बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।